हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कोणार्क नाटक के। सबसे पहले आपको बता दूं, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें कोणार्क नाटक सिलेबस में है, यानी दूसरी बुक है ये। पहली बुक है एकांकी और दूसरी है कोणार्क नाटक। तो उसी से संबंधित हम प्रश्नों को करवा रहे हैं मित्रों। तो अभी तक हमने जो प्रश्न करवाए हैं वो 7 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। तो 7वें प्रश्नों में हमने जो चर्चा की है वो आपको सबको अवगत हो चुकी है। अब मित्रों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्रों, आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि हमने चालुक्य के बारे में चर्चा की थी, तो उसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 8। तो मित्रों, कोणार्क नाटक के आधार पर कोणार्क नाटक के आधार पर महामर्त चालुक्य का चरित्र चित्रण। चालुक्य का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ चालुक्य का चरित्र चित्रण पूछा गया है मित्रों। आगे देखते हैं उत्तर में। उत्तर नंबर 8, महामर्त चालुक्य का चरित्र चित्रण। तो मित्रों आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले आपको बताएंगे परिचय, क्योंकि परिचय कराना भी जरूरी है। वैसे आप सब जान चुके होंगे चालुक्य के बारे में, फिर भी दोबारा से जान लेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्वयं को सर्वे सर्वा मानने वाला। स्वयं को सर्वे सर्वा मानने वाला। पॉइंट नंबर 2, आतंक पैदा करने वाला। पॉइंट नंबर 3, कर्मचारियों पर दोषारोपण करने वाला। दोषारोपण करने वाला। पॉइंट नंबर 4 है मित्रों, निर्दय। पॉइंट नंबर 5, घमंड करने वाला।
जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको बता दिया है कि घमंडी, अत्याचारी और निर्दयी था, तो घमंड करने वाला, पॉइंट नंबर 6 मित्रों, अत्याचारी। और पॉइंट नंबर 7 षड्यंत्रकारी और विश्वासघाती। षड्यंत्रकारी और विश्वासघाती। अब देखते हैं मित्रों आगे, पॉइंट नंबर इसका आगे भी है अभी, पॉइंट नंबर 8वां है एक और, उसको यहाँ डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 8, झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाला। मित्रों चाणक्य के बारे में हमने पहले जो पिछले प्रश्न थे उनमें भी सुना था, ये किस तरह से क्रूर और अत्याचारी था। इसके बारे में हम अभी और चर्चा करेंगे, इसके चरित्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रॉपर वे में इसका चरित्र क्या था। तो सबसे पहले मित्रों इसका परिचय यहाँ देखेंगे, परिचय। उसके बाद में हम पॉइंटों पर चर्चा करेंगे मित्रों। तो परिचय में आपको बता दें साथियों, चालुक्य महाराज नरसिंहदेव का महामात्य था, यानी प्रधानमंत्री था, बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं, सबसे जो सेना का जो संचालन करता है। महाराज उसे बड़ा महत्व देते थे। महाराज के अमात्यों में वही सबसे प्रमुख था। श्री कूर्मम के एक लेख में, श्री कूर्मम में एक लेख है जिससे प्रमाणित है कि नरसिंहदेव के मंत्रियों में प्रमुख थे पूर्वीय चालुक्य वंश के राजराज चालुक्य। राजराज चालुक्य पर ही भीतरी शासन का भार देकर महाराज यवनों को पराजित करने के लिए बंग प्रदेश में जाया करते थे। मित्रों चालुक्य, जैसा कि मैंने पिछले बार जब भी आपका कोणार्क नाटक के बारे में सारांश बताया था, उस समय भी इसके चरित्र के बारे में थोड़ी चर्चा हो चुकी थी, और बता देते हैं आपको। चालुक्य शरीर से हष्टपुष्ट थे, वे बड़ी बड़ी मूंछें रखते थे, उनकी आयु लगभग 45 वर्ष थी, उनके नेत्र छोटे प्रतीत होते थे। नाटक में उन्हें पुराने ढंग से बंधी हुई धोती, रेशमी उत्तरीय, मस्तक पर सुवर्ण पट, बाजू पर बाजूबंद, कमर में कटार धारण किए हुए दिखाया गया है। नाटक में चालुक्य के चरित्र की कई विशेषताएं बताई हैं मित्रों। उनमें सबसे पहली विशेषता है आपकी स्वयं को सर्वा सर्वे मानने वाला। स्वयं को सर्वे सर्वा मानने वाला। तो देखें मित्रों आगे, चालुक्य उत्कल नरेश का महामात्र था तो था ही, बंग प्रदेश में शत्रुओं से लड़ने के लिए जाने वाले महाराज ने महामात्र को शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। किंतु चालुक्य राजनगरी में कुछ समय बाद ही स्वयं को सर्वे सर्वा मानने लग गया था। उसने महादंडपाशक के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। एक बार मित्रों चालुक्य यकायक ही कोणार्क मंदिर में जा पहुंचा। अचानक उसने महाशिल्पी को अपने आने की पूर्व सूचना भी नहीं दिलवाई थी मित्रों। मंदिर के प्राचीर में
प्रवेश करते समय प्रतिहारी ने घोषणा की थी, सावधान सावधान, श्री महामात्र महादंडपासिक महाराज चालुक्य यानी राजराज चालुक्य पधारते हैं। कोणार्क मंदिर के नाट्याचार सौम्य को महादंडपासिक की बात आश्चर्यजनक लगी, क्योंकि जब भी कोई कोणार्क मंदिर की तरफ आता था तो उसे यानी जो सौम्य थे, जो वहाँ के नाट्याचार थे, उन्हें सूचना पहले से हो जाती थी। लेकिन इस बार अचानक ही महामात्र चालुक्य वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस बात से मालूम चल जाता है मित्रों कि वह अपने आप को सर्वे सर्वा यानी महाराज की पदवी पर मान रहा था, इसलिए उसने सूचना देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा और अचानक ही वहाँ पर धावा बोल दिया, अचानक ही वहाँ पर पहुँच गया। मित्रों आगे हम चलते हैं। आतंक पैदा करने वाला दूसरा पॉइंट है आपका, आतंक पैदा करने वाला। तो मित्रों आतंक वो किस तरह फैलाता था ये भी बता दूं आपको, किस तरह लोगों में आतंक पैदा कर देता था। चालुक्य महामात्र तो था ही, महामात्र कहीं निरीक्षण करने जाने से पहले सूचना भिजवाता है, किंतु चालुक्य तो मंदिर में बिना पूर्व सूचना दिए ही जा उपस्थित हो गया था। मंदिर के महाशिल्पी और नाट्याचार ने महामात्र की अभ्यर्थना के लिए जल्दी में तैयारी की। उसके बैठने के लिए वेत्रासन रखा गया। सौम्य ने विष्णु से कहा था, महामात्र का इस तरह सहसा आना मुझे अच्छा नहीं लगता। विष्णु चालुक्य अभ्यर्थना की उपेक्षा करता हुआ बैठ गया था। उसने विष्णु से कहा कि तुम जानते हो मैं क्यों इस तरह सहसा आया हूँ, सूचना देता तो तुम लोगों का भांडाफोड़ कैसे होता। देखा वो क्या समझ रहा था कि मैं जाऊंगा अचानक तो ही समझ पाऊंगा कि कोणार्क मंदिर में काम किस तरीके से हो रहा है। शिल्पी फ्री बैठे हैं या काम कर रहे हैं, तो ऐसा जानने के लिए क्या कहता, अगर मैं बता के आता तुम लोगों का भांडाफोड़ कैसे होता। ये शब्द किसने कहा, महामात्र चालुक्य ने। मित्रों किससे कहा, महाशिल्पी विष्णु से। तो मित्रों ऐसा बोल के उसमें एक डर पैदा कर दिया, अचानक पहुंच के वहां डर पैदा कर दिया शिल्पियों में। तो इस डर पैदा होने से ही ये दूसरे पॉइंट का आतंक पैदा करने वाला जो अर्थ है ना, वो पूर्ण हो जाता है। मित्रों तीसरा पॉइंट है आपका, कर्मचारियों पर दोषारोपण करने वाला। वो किस प्रकार कर्मचारियों पर दोषारोपण करता था, किस प्रकार कर्मचारियों को, सभी कर्मचारी अपने समय पर काम करने वाले थे, अच्छा काम करने वाले थे, लेकिन फिर भी वो उनमें कमियां और दोष ढूंढ लेता था। और किस प्रकार मित्रों वो दोषारोपण उन पर करने लग जाता था, ये अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। मित्रों तो महाराज नरसिंह देव तो महाशिल्पी विष्णु आदि का आदर करते थे, उनका उत्साह बढ़ाया करते थे, किंतु शासन की जिम्मेदारी पाकर चालुक्य महाशिल्पी आदि पर दोष मढ़ने लगा था। क्या दोष मढ़ता था, उसने विष्णु से कहा कि मैंने ठीक सुना था कि कोणार्क में राज्य कोष का धन नष्ट हो रहा है, न शिल्पी लोग ठीक से काम कर रहे हैं न मजदूर। 10 दिन हो गए कलश तक स्थापित न हो सका। ये दोषारोपण कर रहा था किस पे, महाशिल्पी विष्णु पर। विष्णु ने कुछ कहना चाहा तो उस पर ध्यान न देकर चालुक्य ने कहा कि यहाँ तो मैं देखता हूँ गप्पें हो रही हैं। धर्मपद को खड़ा देखकर उसे तो धक्का देकर बाहर निकलवा दिया था चालुक्य ने। चालुक्य ने विष्णु से कहा, मैंने सुना है कि शिल्पी लोग राज्य के विरुद्ध सिर उठा रहे हैं,
स्वर्ण मुद्राओं में वेतन मांगते हैं। ऐसा कह के मित्रों उसने कर्मचारियों पर दोषारोपण कर दिया। और आगे बताते हैं मित्रों पॉइंट नंबर 4। छात्रों आगे, चालुक्य में दीन दुखियों के प्रति दया का भाव नहीं था। नाट्याचार्य स्वामी ने चालुक्य को बताया कि स्वर्ण मुद्रा तो ये कहाँ से मांगेंगे, अकाल पड़ने से उनके कुटुंबों पर तो महान कष्ट आ पड़ा है। चालुक्य ने सौम्य की इस बात को अनसुना करके उल्टे उसे भी डांट दिया। क्या कहा चालुक्य ने मित्रों? चालुक्य ने कहा, देखता हूं नाट्याचार्य तुम भी इन लोगों में से मिले हुए हो, इन लोगों में मिले हुए हो। मंदिर पूरा होना तो अलग रहा, यहाँ तुम लोग मिलकर राज्य पर दबाव डालने के लिए अभिसंधि कर रहे हो, अभिसंधि कर रहे हो। कोणार्क के महाशिल्पी की भी बात न सुनकर चालुक्य ने कहा था, चुप रहो विशु, वर्षों से बिन मांगी प्रशंसा सुनते सुनते तुम अपने को दंड विधान से परे समझने लगे हो। आज मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर करने ही आया हूँ। चालुक्य ने किसी के दुख दर्द की बात तो सुनी नहीं मित्रों, उल्टे कहा कि सुन लो और कान खोलकर सुन लो। आज से 1 सप्ताह के अंदर यदि कोणार्क देवालय पूरा न हुआ तो तुम लोगों के हाथ काट लिए जाएंगे। तो ये हाथ काटने वाली बात से मित्रों पता चलता है कि चालुक्य कितना निर्दयी था, कितना निर्दयी था। वो किसी पर, दीन दुखियों पर, किसी पर भी दया का भाव नहीं रखता था। उसे तो बस दोष थोपना, दूसरों में कमियां निकालना और अपना पावर दिखाना आता था। इसलिए मित्रों आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 5वां, घमंड करने वाला। पॉइंट 5, घमंड करने वाला। मित्रों चालुक्य जो हुआ है, घमंड किस तरह से करता था, क्या करता था वो? चालुक्य राज्य की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद जैसे घमंड करने लगा था, उसे लग रहा था मन में कि मैं ही महाराज हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। ऐसा सोच के वो घमंड करने लगा था। वह ऐसा व्यवहार करता था मानो वह नरसिंह देव से ऊपर हो। जब विशु ने चालुक्य के आगे कहा कि इतना भीषण दंड, क्या यही उत्कल नरेश की आज्ञा है? तब चालुक्य ने क्रूर दृष्टि डालते हुए कहा था, हाँ हाँ, महाराज नरसिंह देव की आज्ञा है और मेरी महादंड पासिक की आज्ञा है। उत्कल नरेश। चालुक्य के ऐसे व्यवहार से विशु, सौम्य और राजीव आदि सभी आश्चर्यचकित थे और साथ ही भयभीत भी थे। उन्हें किसी का ऐसा व्यवहार कभी देखने को नहीं मिला था। तो भय से महाशिल्पी विशु तो किंग कर्तव्य मूढ़ सा हो गया था। वह चिंतित थे कि क्या किया जाए। विशु ने तो यह भी कहा था कि इस बारे में मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही है। कौन से बारे में? यानी उसका कलश किस तरह से स्थापित किया जाए, इस बारे में। यहाँ तक उसको बोल दिया था। तो घमंड की बात से मित्रों पता चलता है कि जैसे कि ये बात जो कि वो महाराज से अपने आप को ऊपर समझने लगा था। उसे लगता था कि नरसिंह देव तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हूँ वो सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, मैं ही महाराज हूँ, मेरी आज्ञा का ही पालन होना चाहिए। तो मित्रों इसी बात को लेकर के उसने ये साबित कर दिया कि ये बहुत बड़ा ही घमंडी रहा है। आगे चलते हैं मित्रों। पॉइंट नंबर 6, अत्याचारी। कोणार्क नाटक में चालुक्य कहने को तो महामात्य है, किंतु उसका कोई कार्य ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे प्रजाजनों में उसके प्रति आदर का भाव जागृत हो। वह अत्याचारी था। वह ऐसा व्यवहार करता था कि कोई उसके विरुद्ध कुछ बोलने का साहस न कर सके। महाराज तो बंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने में लगे थे, किंतु चालुक्य राजनगरी में ऐसा व्यवहार करता था जैसे वह सर्वे सर्वा हो।
दूर दूर से आने वाले शिल्पी महामात्र द्वारा किए गए अत्याचारों के ही बारे में समाचार सुनाया करते थे। उनमें से कितने ही शिल्पियों के कुटुंबों को महामात्र के अन्याय सहने पड़े थे। महामात्र ने बंग देश में सेना भेजने वाले सामंतों को शिल्पियों की जमीन भी उपहार में दे दी थी और उसने यह भी नहीं सोचा था कि भूमिहीन होने पर उन कुटुंबों का जीवन निर्वाह कैसे होगा। मित्रों, उसने कारीगरों को मुद्राओं का पुरस्कार देना बंद कर दिया था। उसे अकाल से हो रही पीड़ा की भी चिंता नहीं थी। जब महामात्र चालुक्य ने शासन की बागडोर संभाली तब लोगों को बड़े कष्ट सहने पड़े थे। मित्रों, सभी लोग बहुत परेशान थे। सभी उस राजकाल में अपना दर्द किसी को नहीं कह पा रहे थे और महामात्र चालुक्य ने सभी को परेशान कर रखा था। धर्मपद द्वारा महाराज नरसिंहदेव के सामने कहे गए शब्दों से यह बात स्पष्ट है। उसने कहा, ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान, वन और आजीविका के सबर और वे अगणित मजदूर जिनके ढोए हुए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं देव, वे सभी आज त्राहि कर रहे हैं। ये बात धर्मपद ने महाराज को बताई थी, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था, धर्मपद के चरित्र चित्रण में पढ़ा था। मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं। अभी तक तो ये अत्याचारी था, घमंडी था, वो हमने पढ़ा है मित्रों, अध्ययन किया है इस चीज का। आगे चलते हैं मित्रों, पॉइंट नंबर 7, षड्यंत्रकारी और विश्वासघाती। किस प्रकार नरसिंहदेव, उत्कल नरेश नरसिंहदेव के प्रति उसने किस प्रकार योजनाएं बनाई, किस तरीके से षड्यंत्र रचा और उनके साथ विश्वासघात किया। मित्रों, आपको बता दें, उस विश्वासघात को जानने के बाद में नरसिंहदेव किस तरह से परेशान हुए थे वो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चालुक्य बहुत ही नीच प्रवृत्ति का था। मित्रों, उत्कल नरेश नरसिंहदेव तो उस पर विश्वास करते थे और उसे बड़ा महत्व देते थे, किंतु चालुक्य तो विश्वासघाती निकला। महाराज के बंग प्रदेश में व्यस्त रहते समय चालुक्य अपनी बड़ी शक्ति बढ़ाता रहा। उसने सामंतों को अपने पक्ष में करने के लिए शिल्पियों की जमीन ही उन्हें उपहार में दे दी थी। उसने महादंड पाशिक के सब अधिकार हत्या लिए थे ताकि सारे दंडपाशिक सैनिक उसके अधीन हो जाएं। सौम्य ने इस संबंध में कहा है, राज्य सेना तो बंग प्रदेश में यवनों से लड़ रही है और इधर दंडपाशिक सैनिकों के बल पर महामात्र की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। महाराज नरसिंहदेव ने महामात्र को आदेश दिया था कि कोणार्क के उद्घाटन पर राज्य का संपूर्ण वैभव प्रदर्शित किया जाए। इसके बावजूद महामात्र ने महाराज से यों ही कह दिया था कि उसके रथ की धुरी टूट गई है। देखा, इसने जो है ना यहाँ पे झूठ बोला है। महामात्र ने क्या बोला महाराज से, यों ही कि उसके रथ की धुरी टूट गई है, ये उसने झूठ बोला था। वह कोणार्क मंदिर के प्रतिष्ठान संबंधी समारोह के लिए नहीं आया। महाराज तो यही सोच रहे थे कि महामात्र जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम, उन्हें महामात्र द्वारा किए गए षड्यंत्र की भनक भी नहीं लगी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि महामात्र रुककर कोई षड्यंत्र रच रहा है। मित्रों, जो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसे ही कार्य करता है, ये चाणक्य ने साबित कर दिया। लेकिन महाराज की एक अच्छी उच्च सोच थी, बढ़िया विचार थे, अच्छे विचार थे, इसलिए महाराज उसकी सोच पर नहीं पहुंच पा रहे थे।
तो मित्रों उन्होंने तो चालुक्य को सदा विश्वास पात्र माना था। उन्होंने चालुक्य के बारे में शिकायतें सुनकर पहले तो यही कहा था कि राजराज चालुक्य हमारे विश्वस्त महामाते ही नहीं हमारे पड़ोसी राज्य से भी संबद्ध हैं। महाराज तो चालुक्य के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु महाराज के रहस्याधिकारी महेंद्र ने महाराज को बताया, क्या बताया, कि महामात्र तो अभी तक नहीं आए, किंतु पश्चिम से ही नहीं उत्तर और दक्षिण से भी अनेक रथ और सैनिक आ रहे हैं। फिर भी महाराज को यही लगा कि महामात्र ने समारोह में सम्मिलित होने के लिए मांडलिकों और सामंतों को भी बुला रखा है। महेंद्र ने महाराज को बताना चाहा कि यह बात महामात्र ने गुप्त क्यों रखी। लगता है उन्होंने षड्यंत्र किया है। महाराज को महेंद्र की बात तब सच लगी जब प्रतिहारी शैवालिक को पकड़कर लाते हुए दिखाई दिए। प्रतिहारी ने भी महाराज को खबर दी कि दंडपासिक 3 दिशा से मंदिर को घेर रहे हैं। चालुक्य के दूत शैवालिक ने तो साफ कह दिया कि परम प्रतापी कलिंग नरेश श्री राजराज चालुक्य की आज्ञा से मंदिर को घेरा गया है। देखा कितना घमंड से बोल रहा है शैवालिक। भौचक्य से नरसिंह देव के मुंह से निकला चालुक्य कलिंग नरेश विश्वासघाती। नरसिंह देव ने कहा तो रथ की धुरी इसलिए टूटी थी, इसलिए कि इतने समय में दंडपासिकों की सेना और मांडलिकों को इकट्ठा कर लिया जाए। प्रतिहारी ने बताया कि चालुक्य के दंड नायकों ने पहले ही राजप्रासाद पर अपना अधिकार जमा लिया है, यानी राजा के महल पे भी उसने अधिकार जमा लिया था। चालुक्य के दूत शैवालिक ने अफसोस व्यक्त करते हुए नरसिंह देव से कहा कि राजसत्ता की भित्ति विश्वास नहीं बल है। विश्वास से नहीं चलती है राजसत्ता, किससे चलती है? बल से। इस प्रकार मित्रों स्पष्ट हो जाता है कि चालुक्य षड्यंत्रकारी और विश्वासघाती था। उसने महाराज नरसिंह देव को धोखा दिया था और झूठ बोल करके उनका सारा राज्य ही हड़पना चाहता था। मित्रों आगे हम देखते हैं षड्यंत्रकारी और विश्वासघाती तो ये हो ही गया। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8, झूठ बोलने वाला। अब देखते हैं मित्रों ये झूठ किस प्रकार बोला है और क्यों बोला है, क्योंकि इसने जो है ना षड्यंत्र रच के महाराज का पूरा राजकाज इधर का उधर अव्यवस्थित कर दिया था और अपने अंडर में सारी चीजें ले ली थी। तो मित्रों आगे चलते हैं इसने झूठ क्या क्या बोला। उत्कल नरेश नरसिंह देव महामात्र चालुक्य पर विश्वास करते थे, तभी तो बंग प्रदेश के यवनों से लड़ने जाते समय वे राज्य की बागडोर चालुक्य को सौंप गए थे। तभी तो धर्मपद द्वारा अत्याचारी चालुक्य की जगह किसी प्रजावत्सल महानुभाव को महामात्र का पद देने की बात कही जाने पर नरेश ने कहा था कि राजराज चालुक्य हमारे विश्वस्त महामात्र ही नहीं हमारे पड़ोसी राज्य से भी संबद्ध हैं। चालुक्य के बारे में शिकायतें सुनकर महाराज को विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु बाद में उन्हें भी पता चला था कि चालुक्य झूठ बोलता है। उन्हें लगा था कि चालुक्य की रथ की धुरी टूट जाने की बात झूठी थी। चालुक्य ने शिल्पियों के हाथ काटे जाने की आज्ञा को महाराज की आज्ञा बतलाया था। तभी तो सौम्य ने महाराज से कहा कि महाराज की आज्ञा थी कि यदि 7 दिन के अंदर कोणार्क पूरा न होगा तो शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा हमारी आज्ञा? चालुक्य ने तुमसे कहा? चालुक्य की सेना के एक दल ने रात्रि में मंदिर के दक्षिणी प्राचीर के एक अंश में रास्ता बना लिया था। रात्रि में युद्ध बंद करता रहता है,
मित्रों, किंतु जहाँ झूठ बोला जाए, षड्यंत्र किए जाए, वहाँ नियमों और कानूनों को नहीं माना जाता। हम सब जानते हैं इस चीज को। वही इसने चाणक्य ने किया। कोई भी नियम और कानून नहीं मानता था, किंतु चाणक्य ने बिना किसी सूचना के ऐसा भी किया। तभी तो धर्मपद ने सौम्य से कहा कि यही आशंका थी मुझे, कुचक्री चाणक्य रात्रि के युद्ध निषेध को भला क्यों मानता। चाणक्य तो महाराज नरसिंहदेव की जगह स्वयं राजा बनना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने आवश्यकता होने पर झूठ भी बोला। तो मित्रों, कहा जा सकता है कि महामार्ग चाणक्य कोणार्क नाटक का सबसे अधिक दुष्ट पात्र है, अन्यायी है, अत्याचारी है, क्रूर है, निर्दयी है, विश्वासघाती है, षड्यंत्रकारी है। जितना बोला जाए उतना कम है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे ये दुष्ट पात्र है। पूरे नाटक में सभी पात्र अच्छे हैं, लेकिन सबसे दुष्ट पात्र कौन सा है? महामात्य चाणक्य। वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। मित्रों, नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जो हमारे लेखक हैं। नाटककार ने इस दुष्ट महामार्ग के रूप में चाणक्य का जो चरित्र चित्रण किया है, वह चाणक्य के प्रति घृणा का भाव पैदा करता है। घृणा हो जाती है ऐसे विचारों से। मित्रों, कौन खुश होगा? कोई नहीं होगा। चाणक्य ने उत्कल नरेश को धोखे में रखकर अपनी मनमानी की, और उस मनमानी से हम सभी को जानकर बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि चाणक्य बहुत ही विश्वासघाती था। उसने महाराज के साथ बहुत ही अन्याय किया था। महाराज बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उच्च विचार के व्यक्ति थे। तो मित्रों, चाणक्य के चरित्र के बारे में हम जान चुके हैं, और उसने किस तरह से षड्यंत्र रच के महाराज का राज का छीनना चाहा। मित्रों, क्वेश्चन यही एंड हो जाता है।